हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि यूरोप में समाजवाद आया कैसे। तो उसके बहुत सारे थिंकर हुए, विचारक हुए हैं, अपने अपने तर्क रखे। तो कल हमने लास्ट में बताया आपको एक विचारक हुए हैं लुई ब्लॉन्क, ठीक है। तो वो चाहते थे कि कोई एक व्यक्ति जो है, अगर वो चाहे तो जो पूंजीवाद है उसके उद्यम को मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्थापना नहीं कर सकता है। अगर इस तरफ थोड़ी बहुत गवर्नमेंट पहल करे, ठीक है, तो ये कार्य थोड़ा आसान हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे विचारक हुए हैं जिन्होंने इस तरफ अपने अपने कदम बढ़ाए, अपने अपने विचार रखे हैं। कार्ल मार्क्स 1818 to 1883 एंड फ्रेडरिक एंगल्स 1820 to 1895 added other ideas to this body of arguments। तो इन्होंने अपने अपने तर्क पेश किए हैं इस डायरेक्शन में। मार्क्स आर्ग्यूड, मार्क्स ने कहा है दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाई वर्कर्स। कार्ल मार्क्स ने कहा जो समाजवाद है, ठीक है, जो समाज है, सोसाइटी है, ये कैसा है? कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, ठीक है। जो औद्योगिक समाज है ये पूंजीवादी समाज है। कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? ओन्ड द कैपिटल। जो कैपिटलिस्ट हैं ये अपनी पूंजी कहाँ लगाते हैं? इंडस्ट्रीज में। इन्वेस्ट इन फैक्ट्रीज, जिनके पास पूंजी है, पूंजीवादी लोग अपनी पूंजी फैक्ट्रीज में लगाते हैं। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस बाई वर्कर्स। और जो पूंजीवादी लोग हैं इनका जो लाभ है ये कमा के कौन देता है? वर्कर कमा के देते हैं। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज अकोमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, इनकी दशा में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक जो इनका प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट वर्कर देते हैं, वो फायदा सिर्फ कहाँ चला जाता है? अकोमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट। निजी तौर पे जो व्यक्तिगत पूंजीवादी लोग हैं वो उसको संचित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो वर्कर हैं उनकी कंडीशन में सुधार ऐसे नहीं हो सकता है। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। वर्कर्स को चाहिए जो पूंजीवादी व्यवस्था है, निजी संपत्ति पर आधारित व्यवस्था है, इसको ओवरथ्रो, उखाड़ फेंकें। एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था और जो व्यक्तिगत संपत्ति है इसकी व्यवस्था को उखाड़ फेंकें। मार्क्स बिलीव, मार्क्स ऐसा मानता था दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप जो पूंजीवादी लोग हैं इनके शोषण से मुक्त करो अपने आप को। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। वर्कर्स को चाहिए कि वो क्या करें? एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण करें। वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड, जहां जितनी भी प्रॉपर्टी है, पूंजी है, वो सामाजिक रूप से नियंत्रित हो। समाज के सभी वर्गों का उस पूंजी पे अधिकार हो। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है। तो ये सोसाइटी कैसा होगा? कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा, ठीक है। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? कम्युनिस्ट सोसाइटी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द वर्कर्स वुड ट्रम्फ इन दियर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। मार्क्स को ऐसा विश्वास था कि जो वर्कर हैं अगर वो पूंजीवादियों के साथ संघर्ष करते हैं तो जीत किसकी होगी? वर्कर्स वुड ट्रम्प इट। जीत किसकी होगी? वर्कर्स की होगी। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। जो कम्युनिस्ट सोसाइटी था, कम्युनिस्ट समाज था, वही भविष्य का समाज होगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद के लिए समर्थन।
बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870 तक जो समाजवादी विचार थे, सोशलिस्ट आइडियाज थे, स्प्रेड थ्रू यूरोप, ये पूरे यूरोप में फैल चुके थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट formed an international body, namely the Second International। अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए जो समाजवादी थे, उन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल, सेकेंड इंटरनेशनल के नाम से एक क्या बनाया, संस्था बनाई, इंटरनेशनल बॉडी बनाई, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय के नाम से। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन। जो वर्कर्स थे इंग्लैंड और जर्मनी के, उन्होंने अपने अपने जो संगठन थे, एसोसिएशन थे, उनको बनाना शुरू कर दिया था। टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, जिससे वो रहने की जो अच्छी दशाएं हैं उनको एंजॉय कर सकें और कार्य करने की भी अच्छी स्थितियों में सुधार लाने के लिए लड़ाई कर सकें। इसके लिए उन्होंने संगठन बनाने शुरू कर दिए। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। संकट के समय ये लोग चाहते थे कि जो उनके सदस्य हैं उनको हेल्प पहुंचे, मदद पहुंचे, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, जो कोष संगठन है, ठीक है, उनकी स्थापना की। सेट अप फंड्स, ठीक है, हेल्प मेंबर्स इन टाइम डिस्ट्रेस, जब परेशानी हो तो अपने सदस्यों को वो मदद पहुंचा सकें। डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्क, कार्य करने का जो टाइम है, वर्किंग आवर्स हैं, उसमें भी कमी की जाए, कम किए जाएं। एंड द राइट टू वोट, और वोट डालने का मताधिकार का भी हमें अधिकार मिले। तो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इन जर्मनी these association worked closely with the Social Democratic Party SBT। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP जिसको कहते हैं, उसके साथ इन संगठनों के अच्छे संबंध थे, अच्छे रिलेशन थे। एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और संसदीय चुनाव में ये संगठन क्या करते थे, SPD की मदद करते थे। बाई 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। 1905 तक ब्रिटेन में समाजवादी और ट्रेड यूनियन जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने लेबर पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना ली, ठीक है, एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe। यद्यपि 1940 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, ठीक है, 1914 तक। रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, लेकिन जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स थी, संसदीय राजनीति थे, ठीक है, उनके प्रतिनिधि जो थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में जीतते रहे। स्ट्रॉन्ग फिगर्स, दियर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन। अब जो उनके विचार थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, डिड शेप लेजिस्लेशन, बट गवर्नमेंट कॉन्टिन्यू टू बी रन बाई कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ठीक है। यद्यपि उनके जो प्रतिनिधि थे बड़ी संख्या में जीतते रहे और उन्होंने कानून बनवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दियर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, लेकिन जो रूढ़िवादी हैं, उदारवादी हैं, और जो रेडिकल्स हैं, कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादी, रेडिकल्स और लिबरल्स, उदारवादी, इन्हीं का जो दबदबा है वो फिर भी बना रहा। रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति। इन वन ऑफ द
leads industrialized of European state, this situation was reversed. यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक कौन था? रूस। ठीक है, उसका जो समीकरण था वो सिचुएशन वॉज रिवर्स्ड, उलट गया, पीछे हो गया। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑन 1970। 1970 की जो क्रांति हुई अक्टूबर की, उसके तहत जो सोशलिस्ट थे इन्होंने सरकार पे कब्जा कर लिया, जो रूस की सत्ता थी उस पर कब्जा कर लिया। द ऑल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। फरवरी 1917 में जो मोनार्की थी, राजशाही, ठीक है, उसका पतन, और द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर, और जो अक्टूबर की जो घटनाएं हैं, नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, रूस की क्रांति किसे कहा जाता है? फरवरी 1917 में जो राजतंत्र का अंत हुआ, राजशाही का अंत, और अक्टूबर की जो घटनाएं हुई, इसे रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। हाउ डिड दिस कम अबाउट? ये हुआ कैसे? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन अक्वर्ड? जब ये आंदोलन हुआ, क्रांति हुई, तो उस समय रूस की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति या दशा कैसी थी? टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए, जानने के लिए, लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। तो आइए हम देखते हैं जब आंदोलन हुआ उससे कुछ सालों पहले जो रशिया था वो कैसा था। द रशियन एम्पायर इन 1914, रूसी साम्राज्य इन 1914। इन 1914 त्सार निकोलस, ठीक है, 1914 में ज़ार निकोलस था, सेकेंड रूल्ड रसिया एंड इट्स एम्पायर। जार्ज निकोलस सेकेंड ये रसिया का शासक हुआ करता था, उसके साम्राज्य का राजा था। बेसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, जो मॉस्को का क्षेत्र था, मॉस्को के आसपास का जो क्षेत्र था, उसके अलावा बेसाइड द रशियन एम्पायर इंक्लूड करंट डे फिनलैंड, लत्विया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। जिस समय 1914 में जार निकोलस द्वितीय का शासन था, उस समय मॉस्को के आसपास जो क्षेत्र था, उसके अलावा वर्तमान समय में जो फिनलैंड है, लत्विया है, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये कुछ हिस्से भी रूसी साम्राज्य के अंग थे। It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, American, Armenia and Azerbaijan। जो यह साम्राज्य है, ये कहाँ तक फैला था? प्रशांत महासागर तक। It stretched to the Pacific Ocean, ठीक है, कहाँ तक फैला था? प्रशांत महासागर तक। एंड जो आज के कौन से क्षेत्र हैं? सेंट्रल एशियाई स्टेट्स, आज के जो मध्य एशियाई राज्य हैं, उनके साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, कौन कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान। द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो मेजॉरिटी रिलीजन्स था रूस में, वो चर्च से उपजा था। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विट हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ठीक है, ये चर्च से, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी वो चर्च की देन थी, बट
द एम्पायर आल्सो इंक्लूड कैथोलिक्स, प्रोटेस्ट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिज्म। तो इनके अलावा यहाँ दूसरे धर्मों के मानने वाले भी लोग थे। कौन कौन थे? बौद्ध थे, मुस्लिम थे और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और समाज। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। रूस के लोगों की जो बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा था वो किससे जुड़ा हुआ था? एग्रीकल्चर, कृषि से। अबाउट 85% of the Russian empire's population earned their living from agriculture. Near about 85% जो पॉपुलेशन थी, आबादी थी, ठीक है, रूसी साम्राज्य की, वो अपनी जीविका कहाँ से प्राप्त करती थी? खेती से। This proportion was higher than in most European countries. जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज थे उनकी अपेक्षा ये जो हिस्सा था ये अधिक था। For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. और इसके जस्ट उलट फ्रांस, वहाँ का 40% और जर्मनी का 50%, इससे अधिक नहीं थी आबादी जो खेती पे डिपेंड करती थी। सबसे अधिक आबादी जो खेती पे डिपेंड करती थी वो थी रूस की, 85%। इन द एम्पायर, कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट्स एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। और रूसी साम्राज्य में जो कल्टीवेटर्स थे, खेती करने वाले लोग थे, वो प्रोड्यूस काहे के लिए करते थे? मार्केट के लिए और अपने खुद की आवश्यकताओं के लिए। एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। और जो रूस था वो अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। जो इंडस्ट्रीज थे वो बहुत कम थे या छोटे थे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो महत्वपूर्ण औद्योगिक इलाके थे वो कौन कौन थे? पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। क्राफ्ट्समैन undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. जो कारीगर होते थे, ठीक है, तो अधिकतर प्रोडक्शन वही करते थे, लेकिन जो कारीगरों की वर्कशॉप थी उसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी थी। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890s। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी स्थापना 1890s में होती है। व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड, जब रूस का रेलवे नेटवर्क का विस्तार होता है उस समय बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, और जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है इंडस्ट्रीज में। कोल प्रोडक्शन डबल्ड, जो कोयले का उत्पादन था वो 2 गुना हो गया था। एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट, और आयरन और स्टील आउटपुट था वो क्वाड्रप्लड, 4 गुना हो चुका था। बाई द 1900 तक इन सम एरियाज फैक्ट्रीज वर्कर्स, जो कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, उनमें वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन थे, कारीगर और मजदूर थे, वर ऑलमोस्ट इक्वली नंबर्स, उनकी संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी।